हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ऐसे ही कहानी सबसे पहले सुनने के लिए पीके नॉवल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एपिसोड 76। अस्मित के नाम पर कार्तिका हंसी। मैं संभाल लूंगी, मेरे पास बहुत पैसा है, तुम्हारे बॉस की कंपनी भी मेरी ही समझ लो, उसने कहा और जमीन पर बैठकर खाना खाने लगी। बॉस की कंपनी कुछ ही दिनों में टॉप की कंपनी बनने वाली है, उसे खरीदना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ओम ने खुद को झाड़ते हुए अपने खाने की थाली लेकर वहां से चला गया। ओम खेल में हार जीत तो लगी रहती है, किसी ने उसे रोकने की कोशिश की। ओम कार्तिका की बिल्कुल ऑपोजिट साइड जाकर बैठ गया। कार्तिका ने खाने के निवाला उठाया ही था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कार्तिका ने नजरें उठाई तो सामने अस्मित खड़ा था। अस्मित, अभी मैं कोई झगड़ा नहीं चाहती, इसलिए मुझे परेशान मत करो, कहकर उसने अपना झटक कर वह खाना अपने मुंह में रखा। कार्तिका के होठों पर एक हल्की मुस्कुराहट आ गई। खाना तो क्या गजब बना है, तारीफ करने से वह खुद को रोक ना सकी। थैंक यू लेडी बॉस, आप पहली है जिसे मेरा खाना पसंद आया है। एक गार्ड जल्दी से कार्तिका के सामने झुककर कहा। लोग ऐसे ही होते हैं, इसलिए अपनी तारीफ का इंतजार नहीं छीनने की हिम्मत रखो, ये सब तो बेकार के लोग हैं। आखिरी लाइन उसने अस्मित की आंखों में देखते हुए कही। तुम जानती भी हो इसमें कितने ज्यादा विटामिन है, जो सिर्फ फाइटर्स खा सकते हैं, उसने खाना लेते हुए कहा। कार्तिका खाने की प्लेट कसकर पकड़ते हुए बोली, जहर नहीं है, यही काफी है। उन दोनों के चेहरे पर दिख रहे भाव जानलेवा थे। एक अजीब सा माहौल बन रहा था, सबकी नजरें उन दोनों पर थी। फिलहाल कार्तिका की इमेज जिस तरह की थी, उसे कम समझना सबसे बड़ी मुसीबत साबित हो सकती थी। सिचुएशन बुरी थी, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। रिवाज पर बाकी सभी गार्ड्स की नजर थी। रिवाज क्या ही कर सकता था। कार्तिका जानती थी अस्मित पीछे नहीं हटेगा और वह नहीं हटेगा तो उसे खाना नहीं मिलेगा। अचानक अस्मित के चेहरे के भाव बदले। वह चेहरा उसकी आंखों के बेहद करीब आ चुका था, इतने करीब कि कुछ सोचने के लिए भी उसके पास वक्त नहीं था। कार्तिका अस्मित के होठों के करीब थी, काफी करीब। अस्मित बिना कुछ सोचे बस कार्तिका से दूर हो गया। रिजल्ट के तौर पर कार्तिका को उसकी प्लेट वापस मिल गई। एक कनिंग स्माइल के साथ कार्तिका दूसरी तरफ मुंह करके खाने बैठ गई। अस्मित जमीन से उठा। कार्तिका, हम बता रहे हैं, आप पछताएंगी। जाओ जाओ, 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते तुम और बात करते हो, उसने बिना ध्यान दिए कहा। अस्मित गुस्से से उन सभी गार्ड्स को एक नजर देखकर वहां से निकल गया। उसके चेहरे पर गुस्सा था जो हमेशा रहता था, कोई नई बात नहीं थी। कार्तिका को तो इससे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा, वह इस बात से खुश थी कि उसे खाना मिल रहा है। खाना खाने के बाद कार्तिका ने शावर लिया और फिर से बिस्तर पर लेट गई। तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बड़ी नहीं है, इस तंज भरी आवाज ने कार्तिका के होठों पर मुस्कुराहट लाने का काम किया। अस्मित, तुम्हें शायद बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हें हरा रही हूं। दरअसल पहले मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था, इसलिए तो तुम्हारे इतने बुरे बर्ताव के बाद भी मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारा मरना मेरे दिल को चुभ गया था ना, इसलिए कुछ दिन दिल को बनाने में लग गए, बाकी तो तुम जानते ही हो, उसने फुल नौटंकी से भरी आवाज में कहा, जिससे अस्मित को और गुस्सा आ गया। कार्तिका को बाजू से पकड़ अपनी आंखों के सामने करते हुए वह गुस्से से बोला, कार्तिका मिश्रा, तुम जानती हो ना तुमने क्या किया है, उसके बाद भी तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म नहीं बची है। कार्तिका अपना हाथ झटकते हुए बोली, शर्म है, इसलिए अब तक तुम जिंदा खड़े हो। खुद को दिलासा मत दो कि कार्तिका मिश्रा सिर्फ डिग की बेटी होने पर इतनी घमंडी है। और हाँ, तुम्हारी स्नेह खुद से कूदी थी, मैंने उसे धक्का नहीं दिया, ना ही तुम्हें, समझे, डिवोर्स लेते हैं, सब खत्म। कार्तिका के मुंह से डिवोर्स शब्द सुनकर अस्मित के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वह हंसते हुए बोला, सब खत्म कार्तिका मिश्रा, तुमने खुद को सुना। कार्तिका की गर्दन को एक हाथ से और दूसरे हाथ से उसका चेहरा कसकर पकड़ते हुए अस्मित दांत पीसते हुए बोला, मिश्रा जी, आप भूल रही हैं, आप उस शख्स से बात कर रही है जिसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करने का बाद आपने उसकी जान ले ली। महज 1 महीना मुश्किल से गुजारना आपके लिए काफी है उस गलती के लिए जिसने हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। कार्तिका खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए चिल्लाकर बोली, तो क्या, हाँ, तुम वैसे ही शरीफ हो जिसके साथ बुरा करने के बाद मुझे बुरा लगेगा। जाकर देखो, कितने लोगों के घर उजाड़े तुमने सिर्फ इसलिए कि उन लोगों ने तुम्हें लड़ाई करने से रोका था, या तुम्हारी बदतमीजी का जवाब दिया था। वो हमारा पास्ट था, और गलती उन लोगों की थी जो हमारे रास्ते में आए। तो यहाँ गलती तुम्हारी है, तुम्हें मेरी नजरों के सामने नहीं आना चाहिए था, कसूर तुम्हारा है। कार्तिका ने किसी तरह उसका हाथ अपने चेहरे से हटाया। अस्मित उसके दोनों हाथ मोड़कर उसकी कमर से लगाते हुए बोला, हाँ सही कहा आपने, गलती हमारी ही है। हमें कहाँ पता था आप जैसी सन की लड़की हमें पसंद करने लगेगी, वरना हम घर से निकलना ही बंद कर देते। क्यों?
दिस वुड हैव बिन बेटर फॉर यू। अब अंग्रेजी तो सीख ही ली होगी। नहीं, उसने तंज कसते हुए कहा। अस्मित उसे बालों से पकड़ उसका चेहरा ऊपर कर गुस्से से बोला, कार्तिका किस मिट्टी की बनी हो? तुम्हें एहसास भी है तुमने क्या किया है? एहसास होने ना होने से क्या फर्क पड़ेगा? तुम मुझे स्नेह की तरह पसंद करने लगोगे। टेल्म, कार्तिका ने मजाकिया अंदाज में कहा। अस्मित उसके चेहरे के करीब जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हें पसंद करने से अच्छा मैं जहर पी लूंगा। कार्तिका की आंखों में कोई भाव नहीं थे। उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अस्मित क्या कह रहा है? क्या कहने की कोशिश कर रहा है? कार्तिका बस किसी तरह इन सब चीजों को खुद से दूर करना चाहती थी। जैसे सब करते हैं मुसीबत से भागना। क्योंकि इन चीजों से निपटना काफी मुश्किल था। अस्मित की वह हरी गुस्से से भरी नजरों को देखते हुए अचानक कार्तिका की आंखें धुंधली होने लगी। ये कुछ ऐसा था जैसे कंप्यूटर हैक्ड हो रहा हो। आंखों के सामने खड़ा अस्मित धीरे धीरे घास के मैदान में बदलने लगा। कार्तिका जमीन पर पड़ी थी। अपने घुटनों पर खड़ी होकर उसने चारों तरफ देखा तो वह किसी दूसरी जगह पर थी। जमीन पर हाथ पटकते हुए कार्तिका जमीन पर सर पकड़कर बैठ गई। वहीं अस्मित के फार्म हाउस पर कार्तिका ने अपना सर झटका। आंखों के सामने वह भयानक डरावना चेहरा देखकर ही अहाना समझ गई कि उनका शरीर बदल चुका है। कार्तिका का शरीर तुरंत ढीला पड़ गया। अस्मित को एहसास हुआ कि कार्तिका बेहोश हो चुकी है। उसने उसे छोड़ दिया, जिससे कार्तिका का शरीर उसके ऊपर आ गिरा। अस्मित इस वक्त लड़ने की सोच में था जो कार्तिका ने बेहोश होकर चिड़चिड़ेपन में बदल दिया था। उसने कार्तिका को बिस्तर पर बेपरवाही से फेंका और वहां से चला गया। दरवाजा बंद होने की जोरदार आवाज के बाद अहाना ने धीरे से पलकें खोलकर पूरे कमरे को देखा। वहां कोई नहीं था। एक चैन की हासिल लेकर अहाना खुद से बोली, अब अचानक ये कैसे हुआ? उससे भी बड़ी बात क्यों हुआ? अस्मित की सामने सांस लेने में भी मुश्किल होती है। यहाँ ये। अहाना को अपना शरीर काफी अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन उसे काफी नींद भी आ रही थी। शायद जिस खाने के लिए उसने इतनी लड़ाई की थी, उसका असर था। फिलहाल अहाना बिना ज्यादा सोचे जाकर सो गई। नींद ने कुछ ही देर में उसकी आंखों पर असर दिखा दिया। वह सो चुकी थी। अगला दिन 11 बजे अहाना लॉ फर्म पहुंच चुकी थी। किसी तरह अस्मित को इग्नोर कर वह यहां पहुंची थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने इतनी पढ़ाई अपनी जिंदगी में कभी नहीं की थी। ऑफिस में बैठकर कुछ काम करने के बजाय अहाना सुबह से किताबें खोलकर बैठी थी। इतना पढ़कर मुझे प्रधानमंत्री तो बनना नहीं है, फिर खुद से कहते हुए उसने किताब बंद कर टेबल पर रखी। कुर्सी पर फैलकर सोते हुए अहाना को आंखें बंद किए कुछ वक्त हुआ ही था कि दरवाजा नॉक हुआ। कम इन, उसने बुझी आवाज में कहा। दरवाजे से अंदर आकर एक एम्प्लॉय बोला, एडवोकेट मिश्रा 10 मिनट में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आपको बुलाया गया है। ऑक कहकर अहाना अपनी कुर्सी से उठी। अंगड़ाई लेते हुए उसने अपने शरीर को महसूस किया जो काफी हल्का, मजबूत और एनर्जी से भरा हुआ था। अहाना अब तू क्या करेगी? अगर कोई सवाल पूछा गया या कुछ और करना हुआ तो? एक तो ये अचानक पता नहीं क्यों हम बदल जाते हैं। उसने खुद को कोसा। कार्तिका आ जाओ यार कहीं से तो निकल। मैं क्या करूंगी? हम फिर से बदल भी नहीं रहे हैं। उसने पैर पटकते हुए कहा। अपने शरीर को देखते हुए अहाना ने अपने कपड़े ठीक किए। कार्तिका का ड्रेसिंग स्टाइल काफी अच्छा था। अहाना ने अपने चेहरे पर कार्तिका की तरह एक्सप्रेशन लाए और ऑफिस रूम से बाहर निकल गई। आधे घंटे बाद मीटिंग रूम। लॉ फर्म के चेयरमैन अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उनके एक तरफ रयान बैठा था तो दूसरी तरफ अहाना और कुछ बाकी लॉयर्स सभी के हाथ में फाइल थी। रयान अपनी फाइल्स पढ़ रहा था। खाली बैठने से अच्छा उसे हर वक्त कुछ ना कुछ करना ठीक लगता था। अभी वह अपने दूसरे केस की फाइल्स देख रहा था। फिलहाल देहरादून की ये लॉ फर्म सिर्फ उसके ऊपर टिकी थी। तभी दरवाजा खुला और पूरे मीटिंग रूम में एक अजीब सी शांति छा गई। रयान की तरह अहाना भी किताबों के बीच घुसी थी। कुछ अजीब महसूस होने पर उसने अपनी आंखों के सामने से किताब हटाई तो नजरों के ठीक सामने उस डरावने चेहरे को देखकर अहाना के हाथ से किताब जमीन पर गिर गई। हड़बड़ाकर वह कुर्सी से उठकर भागने को हुई कि उसे एहसास हुआ वह कहाँ बैठी है। अपना गला साफ करते हुए अहाना रयान की बगल वाली कुर्सी खींचकर बैठ गई। ब्रेकअप वाले कांड के बाद रयान काफी गुस्से में था। ऑफिस का बचा कुचा स्टाफ अच्छे से रयान के गुस्से को जानता था, इसलिए पहले ही 2 कुर्सी छोड़कर लोगों ने बैठना शुरू किया था। सिचुएशन संभालने के लिए अहाना रयाना के हाथ से फाइल छीनकर खुद का सामने कर ली। मैं देखती हूँ, तुम मीटिंग पर ध्यान दो, धीमी आवाज में वह बड़बड़ाए। रयान की नजर उसकी अंगुलियों पर थी, जो खाली थी। उसे समझ नहीं आता कि अचानक हुआ क्या। जब उसने अहाना की आवाज सुनी तब जाकर उसे समझ आया कि हो क्या रहा है। वह गुस्से से अहाना की तरफ मुड़ा तो उसकी नजर भी सीधी उस बड़े से टेबल की दूसरी तरफ बैठे शख्स पर पड़ी, जिसकी हल्की हरी तीखी नजरें उसे देख रही थी।
चेयरमैन संयम अपनी कुर्सी से उठकर बोले, मिस्टर अस्मित राठौर ने हमारी फर्म खरीद ली है। ये शब्द जैसे ही अहाना के कानों में पड़े, उसने धीरे से अपना सर पकड़ लिया। इसे पता नहीं क्या नशे चढ़े रहते हैं, क्यों पीछे पड़ा है, ये अहाना भी पता नहीं कहा है। गलती से मैं फंस गई तो मुझे डांटेगी कि मैंने उसकी मार धाड़ वाली इमेज को बिगाड़ दिया है। अहाना के मन में फिलहाल काफी कुछ चल रहा था, जिसे रोकते हुए उसने हिम्मत कर कांपते हाथों से फाइल टेबल पर रखी और संयम की बात सुनने लगी। संयम खुद अस्मित के बारे में कुछ खास नहीं जानता था, अलावा इसके कि वो देहरादून के पॉलिटिशियन विविध राठौर का बेटा है, जो कुछ 3-4 सालों बाद वापस देहरादून आया है। पैसे तो हो गए अपने बाप के ही सही। रिवाज ने आगे बढ़कर टेबल पर एक फाइल रखी। हमारी कंपनी पर केस हुआ है, एक ही प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, जबकि वो प्रोडक्ट पहले हमारी कंपनी ने बनाया था। अपोजिशन कोर्ट जाने की धमकी दे रहे हैं और हमसे कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं। अपनी बात खत्म कर रिवाज 2 कदम पीछे जाकर खड़ा हो गया। संयम ने फाइल पकड़ी, वहां बड़े बड़े लेटर्स में रेयर ग्रुप्स लिखा हुआ था। ये देखकर संयम ने चश्मा हटाकर दोबारा देखा। रेयर ग्रुप्स अभी भी वैसा ही था, मिस्टर राठौर कंपनी की जगह रेयर ग्रुप्स। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। पूरे मीटिंग रूम की नजरें अहाना की तरफ मुड़ी। ऑफकोर्स सभी जानते थे कि कार्तिका राठौर परिवार की बहू थी, लेकिन किस बेटे की ये बात थोड़ी कन्फिडेंशियल थी। वहीं कार्तिका फाइल में घुसी थी, उसे पता था उसके ऊपर काफी लोगों की नजरें हैं। अस्मित की तरफ भी काफी नजरें थी। एक तो उसकी पर्सनालिटी की वजह, दूसरी वजह थी रेयर ग्रुप्स। रिवाज आगे बढ़कर बोला, इसमें क्या दिक्कत है? संयम ने अच्छे से खुद को संभाला। वह धीमी मुस्कुराहट के साथ बोला, आई एम जस्ट आस्किंग, इट इज नॉट रिटन क्लियरली हियर, जस्ट 78। रिवाज ने कुछ नहीं कहा। उसकी नजरों ने पहले ही सबको देख लिया था, जिनमें अहाना की हरकतें पिछले 4 दिनों से कुछ अलग थी। उसका बॉडी पोस्टर भी कुछ अलग था। मिस्टर राठौर, हम आपको केस के हिसाब से लॉयर्स प्रोवाइड करावाएंगे, संयम ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा। अस्मित की पलकें अलग के साथ धीरे से झपकी और एटीट्यूड के साथ वह बिना किसी को देखे मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। अहाना की नजरें संयम के हाथों पर थी, जो शायद हैंडशेक करने के लिए उठे थे। रिवाज ने आकर उससे हैंडशेक किया। हमें उम्मीद है आप हमें निराश नहीं करेंगे, कहकर वह वहां से चला गया। अस्मित के जाते ही सबने सांस ली। अहाना ने भी टेबल पर फाइल पटकी। माँ की आंख सारा यहाँ भी पीछे पड़ गया। झुके, मुझे पता नहीं है ये प्रोजेक्ट मुझे ही मिलेगा, कोई कितना ही काबिल क्यों ना हो। वह खुद में बड़बड़ाए। अचानक उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत है। सर उठाने पर पूरा स्टाफ उसे देख रहा था। मीटिंग खत्म होती है, रेयान और कार्तिका मेरे कैबिन में आए, कहकर वह वहां से चला गया। रेयान अहाना के सामने से फाइल्स गुस्से से उठाकर वहां से निकल गया। अहाना भी चली गई। उन सभी लोगों में एक चेहरा ऐसा था जिसकी नजरें अहाना को रेयान से भी ज्यादा गुस्से से देख रही थी। संयम का कैबिन। कार्तिका, अस्मित राठौर आपके परिवार से है, आप जानती है वह किस कंपनी की बात कर रहे थे? रेयर ग्रुप सर, उसने बेमन से कहा। संयम टेबल पर फाइल पटकते हुए बोला, ये मैं भी जानता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ ये दिल्ली वाली रेयर इंडस्ट्री तो नहीं है? अहाना के कुछ कहने से पहले रेयान उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, सर आप भी क्या सोच रहे हैं? रेयर इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, उसका चेयरमैन दुनिया का बेस्ट एडवोकेट अपॉइंट कर सकता है, वो क्यों हमारी लॉस में चल रही फर्म में आएगा? रेयान की बातों दम तो था, लेकिन अहाना के पास इसका जवाब भी था। और क्यों आएगा? मुझे फंसाने आया है, कुछ तो बुरा करेगा ही, और मेरे साथ ही करेगा, उसने मन ही मन सोचा। कार्तिका, आप क्या सोचती है? संयम ने पूछा। अहाना रेयान की तरफ इशारा करते हुए बोली, रेयान ठीक कह रहा है, लेकिन हमें रेयर ग्रुप्स को ध्यान में रखना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। संयम ने सर हाँ में हिलाया। वह फाइल दोनों की तरफ सरकाते हुए वह बोला, अब से आने वाले कुछ दिनों में जितने भी केस आएंगे तुम दोनों संभालोगे। रेयान और अहाना कुछ कहने के लिए उठे। संयम बीच में बोला, मुझे ना नहीं सुनना, काबिल हो इसलिए केस दे रहा हूँ, केस कोर्ट के बाहर ही सॉल्व हो जाए तो ठीक है, आप दोनों जा सकते हैं। रेयान गुस्से में कुर्सी छोड़कर बाहर निकला। सभी जानते थे कि रेयान और कार्तिका के बीच 36 का आंकड़ा है। उसके बाद भी संयम ने उन दोनों को इस केस में रखा। इस बात से रेयान को सबसे ज्यादा गुस्सा आया था। कैबिन के बाहर अहाना आई। कुछ सोचते हुए वह आगे बढ़ रही थी कि उसके सामने किसी के स्नीकर आए। उसने सर उठाया तो ठीक 5 इंच सामने रेयान का चेहरा था। उसने अहाना का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए वहां से ले गया। ये सब पीछे खड़ी एक लड़की ने देखा। वो रेयान की गर्लफ्रेंड थी। रेयान, तुम्हें तो मैं, गुस्से में अपने हाथ आपस में कसते हुए वह वहां से निकल गई। कार्तिका के कैबिन में आकर रेयान ने कार्तिका का हाथ छोड़ा। तुम करना क्या चाहती हो? ये सब क्या हरकतें हैं? अहाना अपना हाथ छुड़ाकर बोली, हाँ ये भी मैंने ही किया है।
जाकर चेयरमैन से बात करो, मुझे लड़ने के बजाय। रेयान गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा तो अहाना एक कदम आगे आकर सीना तानकर खड़ी हो गई। क्या मारेगा मुझे? रेयान की नजरें उसके चेहरे पर थी। तू हंस रहा है ना? हंस रहा है तू? किस पर? हाँ, अहाना ने एक कदम और आगे आकर कहा। रेयान एक कदम पीछे लेते हुए सख्त आवाज में बोला, कुछ नहीं, मैं नहीं हंस रहा। बेटे शुक्र मना जो मैंने तेरा उस बंदरिया से पीछा छुड़ा दिया, वरना पड़ा रहता उसकी बाहों में। ये ज्यादा हो रहा है। हाँ, मैं कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं है? वो अस्मित तेरा ही पति है। तो क्या सबको बताएगा? जा बता दे। माँ कह रही थी अस्मित ने तुझसे जबरदस्ती शादी की है। मैं शर्त लगा सकता हूँ वो तू ही कामिनी होगी जिसने उस बेचारे को फंसाया होगा। रेयान ने गुस्से से कहा। अहाना चढ़ते हुए बोली, हाँ तो आई लव हिम किसी और के पास जा रहा था। बुरा लग गया मुझे इसलिए भुगत रहा है। वो भी अपनी करनी। क्या तूने सच में उससे शादी की? खुद से? उसने कुछ नहीं किया। रेयान हैरानी से उसके सामने आकर बोला। अहाना एटीट्यूड से अपना कॉलर ठीक करते हुए बोली, और नहीं तो क्या? और तू साले दूर का रिश्तेदार है ना, वो ही बनकर रह, ज्यादा सौतनों वाला काम करेगा ना यहीं पीट दूंगी। रेयान आवाज ऊंची कर बोला, मैं नहीं डरता। समझी? अहाना अपने बाजे फोल्ड करते हुए बोली, मिलना आज तू बहुत जबान चलने लगी है तेरी। रेयान जल्दी से अपनी जगह से पीछे जाते हुए बोला, ठीक है ज्यादा हो रहा है अब ये। और सुन, तेरी वो तितली मुझे पसंद नहीं है। खुद दूर हो रहा है तो हो, वरना तू देख ले भाई, कहकर अहाना वहां से चली गई। रात का वक्त। अहाना जैसे ही फार्म हाउस पहुंची एक अजीब से डर ने उसे घेर लिया। दहलीज के अंदर उसका एक पैर था और मन कर रहा था कैसे भी वहां से भाग जाए। खैर वह इस तरह कहीं नहीं जा सकती थी, इसलिए अपना चेहरा नौमा कर अंदर आई। अपने कमरे में जाने के लिए उसे होशे जाना पड़ता था, जो घर का सबसे डरावना हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि वहां अस्मित जो बैठा करता था। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अहाना की नजरें चारों तरफ घूम रही थी। अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया, शायद कांच की बोतल से, जिसकी आवाज ने पूरे घर में फैली शांति को पल भर में खत्म कर दिया। अहाना कुछ समझ पाती उससे पहले किसी ने उसके गले पर कोई नुकीली चीज रख दी। अहाना ने तुरंत हाथ खड़े कर दिए। तभी हल्की सी रोशनी हुई, जिसके बीच अहाना को दिखा एक भयानक नजारा। उसकी नजरों के ठीक सामने रिवाज सोफे पर पड़ा था। उसके पेट के पास चाकू लगा था। खून से उसकी पूरी शर्ट लाल हो चुकी थी। ये यहाँ क्या हो रहा है? कौन हो तुम? शशश, ज्यादा जबान चलाई ना, यहाँ गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। चुपचाप बैठी रहो, एक भारी आवाज ने अहाना के कान के पास आकर कहा। भाई हम जंगल में है, यहाँ बत्ती तो जला ही सकते हैं, किसे फर्क पड़ रहा है? एक धीमी आवाज ने कहा। सिर्फ एक लाइट जलने पर अहाना को दिखा वो जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। जमीन पर सभी गार्ड्स बेहोश पड़े थे, या शायद मर चुके थे। सोफे पर पड़े रिवाज का हाथ बेजान नीचे लटक रहा था। अहाना की मुट्ठियां कस चुकी थी। जल्दी ही उसके हाथ पैर रस्सियों से बांधकर उसे सोफे पर धकेल दिया गया। अहाना ने देखा कि वहां 15 से 20 लोग खड़े हैं। अचानक अहाना की आंखों के सामने वह आदमी आया। कठोर चेहरा, उम्र करीब 32 से 35 तक होगी। उसकी जॉलाइन बता रही थी कि वह कितने गुस्से में है। वह आदमी बंदूक की नोक पर अहाना का चेहरा ऊपर कर एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, जंगल में मंगल, लड़की तो क्या मिली है? अप्सरा है अप्सरा। 79। भाई वो आदमी मिल गया, उसे गोली लगी है, एक आदमी ने जल्दी से आकर कहा। अहाना के कान खड़े हो गए। वह समझ रही थी यहाँ किसकी बात हो रही है। जल्द ही एक शरीर दो लोगों के कंधों के सहारे उनके सामने खड़ा था। लूज ब्लैक लोअर विद नेक बॉडी, उसकी वाइट स्किन पर छोटे छोटे लाल कट लगे थे जिनसे खून टपक रहा था, बिल्कुल बर्फ पर गिर रहे लाल गुलाब की तरह। कंधे पर गोली थी। उसकी स्किन सफेद और सॉफ्ट थी। बाल गीले थे, साफ पता चल रहा था कि उसे पानी में डूबा कर रखा गया है। उसके लाल होठ काले पड़ चुके थे। अस्मित के सीने पर पंजों के निशान अभी भी ताजे थे। मर गया क्या? नहीं भाई, अभी जिंदा है। अस्मित को पकड़े एक लड़के ने जवाब दिया। चलो बाहर जंगल में फेंक देंगे कहीं। कहते हुए वह अहाना को अपने साथ ले गया। लेकिन भाई लड़, मुझे पसंद है, कोई दिक्कत? उनके बॉस ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा। तो वह आदमी चुप हो गया। वह लंबा चौड़ा शरीर अहाना को घसीटते हुए वहां से अपने साथ ले गया। काले अंधेरे में उन लोगों की गाड़ियां जंगल के रास्ते पर खड़ी थी। बरसात का मौसम था। बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। बारिश में भीगते वह सभी लोग अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक गोली चली। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। अहाना ने इस मौके का फायदा उठाकर खुद को पकड़े आदमी का हाथ मोड़ कर दिया। पलक झपकते ही उसकी अंगुलियों ने उस आदमी के हाथ में पकड़ी बंदूक छीन ली। चलने की वजह से उसके पैरों की रस्सी ढीली पड़ चुकी थी, जो आसानी से खुल गई।
बचे हाथ जिन्हें खोलने की जरूरत फिलहाल गन की वजह से थोड़ी कम थी। कौन हो तुम? उसका पहला सवाल था सामने खड़े आदमी से। अहाना के हाथ में गन देखकर वह आदमी हंसा। लड़कियों के हाथों में चूड़ियां अच्छी लगती है। चल बंदूक इधर दे, वादा करता हूं तुझे कम तकलीफ दूंगा। उसके कहने के अंदाज में उसके इरादे साफ झलक रहे थे। अहाना ने तुरंत गोली चला दी। कार्तिका की वजह से उसका शरीर काबिल था वह हर एक चीज के लिए जो कार्तिका कर सकती थी। बस अहाना को कुछ चीजें सीखने की जरूरत थी, जिसमें निशाना लगाना भी एक चीज थी। गोली सामने खड़े आदमी के कंधे पर लगी। बाकी आदमियों ने अहाना पर बंदूक तान दी। अपना कंधा झटकते हुए वह आदमी अपने लोगों से बोला, नीचे करो, ये मेरा शिकार है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। अहाना ने तब तक अपने हाथ खोल लिए थे। पलक झपकते ही उसके हाथों में पकड़ी बंदूक जमीन पर गिर गई। इससे पहले वह आदमी उसे उठाता, अहाना ने फुर्ती से उस बंदूक को अपने पैर की मदद से दूर फेंक दिया और एक के बाद एक सीक्वेंस में वार किए। पतला शरीर होना की वजह से अहाना काफी तेज और सटीक थी। हैरानी उस आदमी के चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। उसके लोग आगे बढ़े कि उसने फिर से उन्हें हाथ दिखाकर रोक दिया। अपनी गर्दन को चटकाते हुए वह अहाना की तरफ बढ़ा। उसका पहला वार अहाना ने रोक दिया, दूसरा भी आसानी से ब्लॉक हुआ और तीसरा भी। अहाना की आंखों में कुटिलता साफ देखी जा सकती थी। होठों पर एक तीखी मुस्कुराहट थी। चेहरे पर परेशानी का नामो निशान तक ना था। उस आदमी ने दांत पीसते हुए कहा। अब तक उसे भी समझ आ चुका था कि अहाना से उसे टक्कर की फाइट मिलने वाली है। और एक तेज झटके के साथ अहाना ने उस आदमी का हाथ मोड़ कर दिया। अह, वह आदमी चिल्लाया और जोर से अपने पीछे खड़ी उस लड़की को कंधे की मदद से धक्का दिया। अहाना ने संभलने में बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं किया। वहीं सामने खड़े आदमी ने अपना वार किया, जिसे अहाना ने रोक दिया। लेकिन दूसरा वार हुआ उसकी कमर पर जिसे वह रोक ना सकी, और तीसरा उसके पैरों पर। अहाना संभली ही थी कि अगला वार उसके सर पर। एक तेज झंझनाहट ने अहाना के पूरे शरीर को कांपने मजबूर कर दिया। अहाना का सर उसके शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा था और शायद सबसे मजबूत भी, लेकिन उसकी मजबूती उसे समझ नहीं आती थी। फिलहाल तो बिल्कुल भी सिचुएशन सामने खड़े आदमी के फेवर में हो चुकी थी। उसने एक और वार अहाना के सर की तरफ किया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ी। बारिश के बीच वह सभी उस पतले शरीर को देख रहे थे। अहाना ने उनके बॉस को इतना पीट दिया था जितना आज तक कोई सोच भी नहीं सकता था। यही काफी था ये बताने के लिए कि वो कितनी काबिल है। वह आदमी अपने गीले बालों को स्टाइल से पीछे करते हुए अहाना के सामने पंजों पर बैठते हुए बोला, लड़ाई में सिर्फ पहला वार नहीं, ताकत और दिमाग भी मायने रखता है। चलो रे, इसे भी पकड़ो, टक्कर वाली है। इसे छोड़ दूंगा तो कहीं मेरे गले तक ना पहुंच जाए। कहते हुए वह आदमी अपना हाथ झटक कर आगे बढ़ गया। काम हो गया है। लड़का मरा हुआ चाहिए या जिंदा? ब्लैक थार का दरवाजा खोलते हुए उसने फोन पर किसी से कहा। मरा हुआ मिले तो हमें ज्यादा खुशी होगी। दूसरी तरफ से किसी की आवाज आई। ठीक है, और आइंदा से ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए मुझे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। गुस्से में वह फोन काटने ही वाला था कि दूसरी तरफ से आवाज आई। भूलो मत कबीर, तुम सिर्फ एक गुंडे हो जिसका काम ही है हमारे परिवार की। उसकी बात पूरी होने से पहले कबीर ने फोन काट दिया। गुस्से में स्टीयरिंग पर मारते हुए अचानक उसकी नजर रियरव्यू मिरर में पड़ी, जिसमें अहाना जमीन से उठने की कोशिश कर रही थी। उसके आदमी अहाना के चारों तरफ खड़े थे। कोई उसके करीब नहीं जा रहा था। कबीर गुस्से से गाड़ी से बाहर निकलकर अहाना की तरफ बढ़ते हुए बोला, इसे यहीं मार देता हूं, सारा किस्सा ही खत्म। बड़बड़ाते हुए वह जैसे ही अहाना के करीब पहुंचा, उसने अपनी पूरी ताकत अपने पैर में लाकर फिर से अहाना के सर को निशाना बनाया। बारिश के बीच वहां खड़े सभी गुंडे की धड़कनें रुक गई। कुछ पल वहां एक अजीब सी शांति छाई रही। बारिश की बूंद के अलावा और कोई आवाज नहीं आ रही थी। सबकी नजरें उस पतले शरीर पर थी, जिसके सामने वह हट्टा कट्टा आदमी लड़ने के लाल खड़ा था। देखने वाली बात यह थी कि कबीर के पैर को अहाना ने अपने सर के करीब रोक कर रखा था। उसने धीरे से सर उठाकर कबीर की तरह देखा, जो फिर से हैरान था, क्योंकि उसने ऐसी लड़की के इस संसार में होने की कल्पना भी नहीं की थी। ऐसी लड़की इतनी तेज, उसकी आंखों में धूल झोंकने वाली। अहाना की आंखों में एक अलग ही चमक, एक अलग ही सनक झलक रही थी। उसके होठों पर रहने वाली वह क्रीपी स्माइल फिर से वापस आ चुकी थी। वो कार्तिका थी। कार्तिका ने एक जोरदार पंच बनाकर सीधा कबीर के पेट पर वार किया। हवा की रफ्तार से वह उठी और लगातार काफी सारे मुक्के कबीर की छाती पर मारने लगी। उसके वार इतने तेज थे कि उसके हाथ ठीक से देखने भी मुश्किल हो रहे थे। कार्तिका तब तक नहीं रुकी जब तक कबीर का खून उसके हाथों तक नहीं पहुंचा। आखिर वार उसने अपने सर से किया और अगले ही पल वह आदमी जमीन पर औंधे मुंह गिर गया। आसपास खड़े बाकी लोग डर से 2 कदम पीछे हो गए।
कार्तिका के कदम उन लोगों की तरफ बढ़ने लगे और वह सभी उल्टे पैर वहां से भागने लगे। कबीर को हराना, वह भी उसे बिना काउंटर अटैक का मौका दिए। ये काफी था उन लोगों को बताने के लिए कि कार्तिका कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। थार स्टार्ट हुई। पीछे जो लोग अस्मित को ला रहे थे उन्होंने उसे छोड़ अपनी जान पर कॉन्सेंट्रेट किया। उन सब की स्पीड काफी तेज थी, लेकिन कार्तिका सेकंड्स बाय सेकंड इतनी तेज होती जा रही थी। कार्तिका को गाड़ी के करीब आते देख सभी ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी को चिल्लाने लगे। गाड़ी बंद पड़ चुकी थी। कार्तिका उनके साथियों को लगातार मारते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। अबे गाड़ी क्यों नहीं चला रहा? साले मरवाएगा यहीं, एक आदमी ने डर और गुस्से से कहा। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, मैं क्या करूं? तभी गाड़ी शुरू हुई। जैसे ही गाड़ी चली उस आदमी ने थार भगा दी। कार्तिका की नजर जमीन पर पड़ी, उस बंदूक पर पड़ी। बंदूक उठाकर कार्तिका ने निशाना लगा। गाड़ी में बैठे सभी आदमियों की नजर उस पर ही थी। उसके हाथ में बंदूक देखकर सभी चिल्लाने लगे। अपनी बाईं आंख बंद कर कार्तिका ने अपना सर टेढ़ा कर गाड़ी पर निशाना लगाया। गोली चली। सभी आदमियों ने खुद को देखा, उन्हें कुछ नहीं हुआ था। गोली, उसका निशाना तो हम ही थे। फिर अचानक गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा। गोली गाड़ी चला रहे आदमी को लगी थी। जब तक वह संभलते तब तक गाड़ी एक बड़े से पेड़ से टकरा गई और बूम। एक कुटिल मुस्कान के साथ कार्तिका बंदूक अपने कंधे पर रखते हुए बोली, कबीर। सांप की तरह मटकते हुए वह वापस आई। बंदूक कमर में कोसते हुए उसने अपना कोट उतारकर जमीन पर फेंक दिया। अपने छोटे बालों पर हाथ फिराते हुए वह अस्मित के सामने आकर रुकी। काफी देर उस सफेद चेहरे को देखने के बाद कार्तिका उसे उठाकर अंदर ले गई। अस्मित को सोफे पर फेंकने के बाद उसने रिवाज की नब्ज देखी, जो काफी धीमी चल रही थी। कार्तिका ने उसकी जेब से फोन निकालकर किसी को फोन किया। यार भाई, दिक्कत हो गई है। दूसरी तरफ से किसी की नींद भरी आवाज आई, दी, तुझे मना किया था इस आदमी के पीछे मत पड़, लेकिन नहीं, तेरे सर पर तो प्यार का भूत सवार था। और लेकर भी किसे गई मुझे, वो भी अपना बॉयफ्रेंड बनाकर। शर्म तो है नहीं तेरे कलेजे में। दरअसल मंदिर में कार्तिका के साथ जो लड़का शादी के लिए था वो अपूर्व था, उसका अडॉप्टेड भाई, जिसे उसके पापा ने एक मिशन के दौरान बचाया था। और उसके बाद वह उन दोनों के परिवार में शामिल हो गया। फिलहाल अनुराग जी की नजरों में अपूर्व MBBS कर रहा था। उसे कार्तिका के बारे में हर एक चीज पता थी, बस इस बात के कि कार्तिका 2 हैं। बाकी उसके हर एक काम के साथ अपनी पढ़ाई अपूर्व अकेले हैंडल करता था। अपूर्व, डॉक्टर को लेकर आना। डॉक्टर की जरूरत है, ऑपरेशन भी करना होगा। सुबह तक मुझे सब ठीक चाहिए, उसने बिना किसी भाव के कहा और कैल काट दी। उठ अपूर्व, वरना पता नहीं सुबह तक उस खंडहर का क्या हाल होगा। बड़बड़ाते हुए अपूर्व एक शर्ट टांग कर चोरी छिपे अपने घर से बाहर निकल गया। चैटी। कार्तिका सोफे पर बैठी एक हाथ में अपना सर टिकाए अस्मित के सफेद चेहरे को देख रही थी। उसके सीने से खून की एक धार जमीन पर गिर रही थी। उसने रिवाज के घाव को बांध दिया था। इतनी चोटों को बावजूद रिवाज की हालत अस्मित से ज्यादा खराब थी। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक फोन पर पड़ी। हाथ लंबा कर उसने उसे पकड़ा। फोन में रिकॉर्डिंग ऑन थी। ये देखकर कार्तिका की भौहें सिकुड़ गई। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर उसने उस फर्स्ट से चलाया। एक गार्ड अपनी वीडियो बना रहा था, जिसमें उसने ओम और उसकी हेल्थ के बारे में बताया था। उन सब में ओम सबसे अच्छी हाइट और पर्सनालिटी वाला लड़का था। अचानक गोलियां चली। जिस आदमी के हाथ में फोन था वह जमीन पर गिर गया, जिससे वीडियो का एंगल थोड़ा टेढ़ा हो गया। फोन में वीडियो ऑन थी। सोफे के कोन पर हल्का सा टिककर फोन पड़ा हुआ था, इसलिए उसमें थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग सही से दिख रही थी। गोलियों की आवाज से सभी गार्ड्स तेजी से हरकत में आए। ओम ने तुरंत गन निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। उसके साथ 5 और लोग थे। सभी जल्दी से अस्मित के कमरे की तरफ भागे। इससे पहले वह सभी वहां से निकलते चारों तरफ से आकर काफी सारी लोगों ने अपने बंदूकें तान दी। तभी दरवाजा टूटने की जोरदार आवाज हुई, जिससे सबका ध्यान भटका। अस्मित के कमरे का दरवाजा टूटा था। एक ठंडे चेहरे के साथ अस्मित बाहर निकला। उसके हाथ में गन थी, जिससे उसने हो में खड़े उन लोगों को एक एक कर शूट किया। उसने शर्ट नहीं पहनी थी। अंगुलियों पर लगा खून साफ जाहिर कर रहा था कि उसके कमरे में भी लोग आए थे जो शायद अब जिंदा नहीं थे। ओह कहाँ, अपने चम्मचे को जिंदा देखना चाहते हो तो बंदूक फेंक दो। इस आवाज से सबकी बंदूकें रुक गई। अद्विक रिवाज के सर पर गन तानकर खड़ा था। ओम के साथ बाकी के गार्ड्स ने अस्मित के आगे आकर उसे कवर कर लिया। तभी किसी की बंदूक चली, जिसका फायदा उठाकर रिवाज ने अपने पीछे खड़े उस आदमी की बंदूक अपने हाथों में ले ली। बस सब इसी मौके की तो राह देख रहे थे। रिवाज के छूटते ही पीछे खड़े सभी लोगों ने कबीर पर गन तान दी। कबीर ने अपने हाथ खड़े कर दिए। ये अस्मित की ट्रिक थी, गोली उसने ही चलाई थी। रिवाज ने आगे बढ़कर एक जोरदार पंच कबीर के चेहरे पर मारा।
फिर पास के वास में रखी हथकड़ी निकालकर उस आदमी के हाथों पर लगा दी। ओम, अद्विक के कहने पर ओम सर हिलाकर पूरे घर को चेक करने चला गया। अस्मित जाकर सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठ गया। उसे चारों तरफ से उन 4 लोगों ने घेर लिया। रिवाज कबीर के सर पर गन तानकर खड़ा था। अस्मित ठंडे भाव से बोला, किसने? उसके पूछने पर कबीर ने कुछ नहीं कहा। रिवाज ने कसकर एक पंच उसके चेहरे पर मारा। कबीर ने कुछ नहीं कहा। अस्मित की तरफ सर उठाकर देखने पर उसे एहसास हुआ कि अस्मित पहले से अधूरी हालत में है। उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अस्मित को मारने के लिए। ये हमारे किसी काम का नहीं है। अस्मित का ये कहान इस बात का ऐलान था कि उस आदमी को मारना है। रिवाज ने गन अनलॉक की ही थी कि एक गोली आकर उसके पेट पर लगी। अस्मित काफी तेज था, उसे एहसास हो चुका था कि गोली उसके बगल से ही चलने वाली है। इसलिए उसने एन वक्त पर उस आदमी के हाथ पर वार किया, जिससे उसका निशाना हल्का मुड़ गया, वरना निशाना रिवाज का दिल था। खैर, फिलहाल ध्यान देने वाली बात यह थी कि अस्मित के बॉडीगार्ड ने उन्हें धोखा दिया था। गुस्से में अस्मित की आंखें लाल हो गई। उसने एक झटके में अपने उस गार्ड का हाथ मोड़कर तोड़ दिया और दूसरे वार में उसका पैर। अब तक कबीर भी खुद को छुड़ा चुका था। उसने अपने हाथ पैर से निकालकर अपने सामने किए और एक जोरदार झटके के साथ उसके हाथों में बंधी हथकड़ी टूटकर जमीन पर गिर गई। अस्मित के पास अभी भी 3 गार्ड्स थे, जिन पर भी गोली चली। कबीर के लोग आ चुके थे। पीछे सोफे पर पड़े रिवाज की अंगुलियों से बंदूक लेकर उसने अस्मित के कंधे पर शूट कर दिया। जब शिकार सामने हो तो उसकी खूबसूरती ताड़ने में टाइम वेस्ट नहीं करते। पलक झपकते ही अस्मित ने उसके हाथों में रखी गन छीनकर उसके सर पर तान दी। इसे जिंदा देखना चाहते हो तो सभी सामने आओ। मुझे पता है यहाँ कितने लोग हैं। एक भी गलती हुई तो, अस्मित ने ठंडे लहजे में कहा। उसने विसिल बजाई तो पूरे घर की लाइट जलाकर गई। चारों तरफ देखने पर वहां काफी सारे लोग थे। आधे से ज्यादा लोगों के पास गन थी, जिसका साफ निशाना अस्मित था। अस्मित की आंखें डार्क हो गई। उसने सबको आंखों से इशारा किया, मतलब सभी समझ चुके थे कि अस्मित क्या कहने की कोशिश कर रहा है। सभी अपनी बंदूक फेंककर नीचे आ गए। अब तक अस्मित इतना तो समझ चुका था, उसकी गन पॉइंट पर जो शख्स है वो इन लोगों के लिए जरूरी है। अस्मित ने फिर से विसिल बजाई तो एक सेक्शन खुल गया, जिसके अंदर सबने अपनी अपनी बंदूकें फेंक दी और सभी आकर अस्मित के चारों तरफ खड़े हो गए। सबकी नजरें एक दूसरे से बातें कर रही थी। अस्मित सब समझ रहा था। आखिर लड़ाई में उससे तेज हो कौन सकता है। अचानक एक आदमी ने स्लाइड होकर अस्मित के पैरों पर वार किया। वह काफी तेज था। अस्मित के संभलने तक उसके हाथ से बंदूक दूर जाकर गिर गई। अस्मित पर दूसरा वार हुआ, जिसे ब्लॉक कर उसने तीसरे आदमी के वार को रोका। वह सभी आदमी काफी तेज थे। अस्मित को संभलने का मौका दिए बगैर एक के बाद एक हमले उस पर होते जा रहे थे। तभी अस्मित की नजर रिवाज पर पड़ी। उसे एहसास हुआ कि अभी उसके पास खेलने का वक्त नहीं है। अपनी तरफ बढ़ रहे हाथ को अस्मित ने एक वार में रोका और बस कुछ ही सेकंड्स में उसने आराम से उन सब की हालत मरने से भी बदतर बना दी थी। अस्मित जल्दी से रिवाज के पास गया। घुटनों पर आते हुए वह रिवाज की नब्ज पकड़कर बोला, रिवाज रिवाज, उठो। रिवाज, तू ठीक है ना? उसकी आवाज में डर साफ महसूस किया जा सकता था। अचानक एक तेज लोहे की रोड ने अपनी पूरी ताकत से अस्मित के सर को निशाना बनाया, जिसे अपने सर तक पहुंचने से पहले ही अस्मित ने रोक लिए और पलक झपकते ही सीधा हेडशॉट उसके पीछे खड़े आदमी के सर पर लगी। अस्मित का ये मूव काफी सटीक और एकदम निशाने पर लगा था। उसने पैर से जिस तरह इतनी जल्दी उस आदमी के सर पर वार किया वह देखने लायक था। तभी सभी ने एक साथ अस्मित पर वार किया। अस्मित गोली लगने के बावजूद ऐसे लड़ रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह बस गुस्सा था। अचानक अस्मित के कदम लड़खड़ाए। उसे एक आदमी ने इंजेक्ट कर दिया था, जिससे अस्मित को देखने में दिक्कत होने लगी और अगले ही सेकंड्स वह जमीन पर गिर पड़ा। फेंको इसे ठंडे पानी में, इतना अमीर है, नहाने के लिए ठंडा पानी तो रखा ही होगा, और ठंडा ना हो तो बर्फ डालो, बस इसे ठंडा करो। मुझे ये आदमी आधी मरी हुई हालत में चाहिए, समझे? कबीर ने चिल्लाकर कहा और जाकर सोफे पर बैठ गया। कार्तिका ने आंखें बंद कर 2 अंगुलियां अपने सर पर रखी। वह सोच रही थी कि अस्मित को मारने की कौन सोच रहा है। रेयर ग्रुप्स का मालिक छोटे मोटे लड़ाइयों का हिस्सा तो होने से रहा। अचानक कार्तिका की भौहें कस गई। उसके कानों में किसी के कदमों की धीमी आवाज पड़ रही थी। जैसे ही उसे उसके करीब होने का एहसास हुआ, उसने तुरंत उसका गला पकड़ लिया। लाइट्स खुली थी। उसके पीछे ओम खड़ा था, जिसके सर पर चोट लगी थी। साफ दिख रहा था कि उसके पैर कांप रहे हैं। शायद वह होश में नहीं था। कार्तिका उसे छोड़कर जाकर सोफे पर बैठ गई और वह फोन उसकी तरफ फेंक दिया। ओम अपना सर झटक कर हाथ में पकड़ी गन रखने को हुआ कि रुक गया। साफ तौर पर उसे कार्तिका पर भरोसा नहीं था। वो मरने वाला है।
डॉक्टर को बुलाया है, बाकी तुम देख लो, कहकर कार्तिका सोफे पर अच्छे से टेक लेकर बैठ गई। एक गार्ड के धोखा देने के बाद ओम पर भरोसा करना कार्तिका के लिए भी मुश्किल था। ओम ने फोन उठाकर खोला। अपने दोस्त का फोन देखकर उसने जल्दी से किसी को कॉल कर सब बताकर दिया। इस बीच उसकी नजरें बार बार कार्तिका की तरफ मुड़ रही थी, जो अपने माथे को पकड़ आंखें बंद कर बैठी थी। फोन पर बात करने के बाद वह भी कार्तिका के बिल्कुल सामने वाले सोफे पर बैठ गया। उसकी आंखें बंद हो रही थी, लेकिन वह ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकता था। ओम इस बात से अनजान था कि सामने बैठी लड़की तो कब की बेहोश हो गई है। कुछ ही वक्त में गाड़ी रुकने की आवाज आई, जिससे ओम को थोड़ी शांति मिली, जो कुछ ही पलों के लिए थी, क्योंकि दरवाजे पर एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। अनकॉन्शियस ओम ने तुरंत उस पर बंदूक तान दी, लेकिन कुछ तो अलग था उस लड़की में जो ओम समझ नहीं पा रहा था। तभी किसी लड़के की आवाज ने ओम का ध्यान तोड़ा। ओ सो ये बंदूक, मैं कोई गलत काम नहीं करता। आई एम ए डॉक्टर, वो कार्तिका जी ने बुलाया था मुझे, मैं उनका दोस्त हूँ। वह आवाज डर से भरी हुई थी। तुम लड़के हो? ओम ने हैरानी से कहा। दरवाजे पर अपूर्व खड़ा था। वह काफी गोरा था, उसकी त्वचा बिल्कुल किसी लड़की की तरह थी। वहीं अपूर्व अजीब सा चेहरा बनाकर बोला, सर क्या मेरे बात लड़कियों की तरह है? आईडी दिखाओ। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम लड़के आई मीन डॉक्टर हो और कार्तिका मिश्रा को जानते हो? ओम ने शक्ति से पूछा। अपूर्व ने जल्दी से अपने जेब से अपना फोन और आईडी कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। इसमें अभी इनके फोन से कॉल आई है, आप देख सकते हैं। अपूर्व के पास आने पर ओम को एहसास हुआ कि वह लड़का ही है, जिसकी पर्सनालिटी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। खून ज्यादा बहने की वजह से ओम भी अपना होश खो रहा था, इसलिए उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। सर मैं कुछ गलत करूंगा तो कार्तिका खुद मुझे नहीं छोड़ेगी। आप जानते तो होंगे वह कितनी बुरी है। आखिरी लाइन उसने ऐसे कही कि ओम ना चाहते हुए भी कन्वेंशन हो गया। सर कार्तिका ने बताया था किसी को गोली भी लगी है, क्या हमें इसी तरह लड़ना चाहिए या मैं अपना काम करूं? अपनी बात कहते कहते अपूर्व की आवाज धीमी हो गई। ओम ने बंदूक नीचे कर ली। ओटी है यहाँ, पूरा तो नहीं पर जरूरत का सब कुछ है। कहते हुए ओम ने रिवाज को कंधों के सहारे उठाकर होके दूसरी तरफ बने कमरे की तरफ ले गया। वह कमरा अंदर से पूरा HOSPITA की तरह था। वहां सभी इक्विपमेंट्स अच्छे से सीपैक थे। अपूर्व के लिए यह पहली बार था जब वह बिना किसी सेफ्टी प्रीकंसेप्शंस के ऑपरेशन कर रहा था। वैसे भी उसे परमानेंट डॉक्टर बने कुछ महीने ही हुए थे। तभी काफी सारी गाड़ियों की आवाज हुई, जिससे ओम कहीं ना कहीं घबरा गया था कि कहीं दोबारा तो उन पर हमला नहीं होने वाला। अपनी सोच को दरकिनार करते हुए उसने खिड़की से बाहर देखा। बाहर अपने ब्रांड की गाड़ी देखकर ओम को चैन आया। वह अपूर्व से बोला, हमारे लोग आ गए हैं। रिवाज का इलाज करो, फिर बाकी भी है। हमारे बॉस की हालत भी काफी खराब है, मर भी जाए तो अच्छा है। अपूर्व बड़बड़ाया, क्या कहा तुमने? इसका अगला एपिसोड सुनने के लिए वीडियो को लाइक और पीके नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूले।